Hello students, welcome to Ayurveda. In today's lecture, we are going to learn about Vata Dosha Karma along with the Vritti and Kshaya Lakshana of Vata Dosh. So let's get started. First we'll see Vata Dosh Karma or normal functions of Vata Dosh. आचार्य चरक ने वात दोष कर्म ये चरक सूत्र स्थान 12 में बताया है. हम इस पूरे श्लोक को वन बाय वन हर एक फंक्शन के साथ अभी समझेंगे. फर्स्ट इज वायुस्तंत्र यंत्रधरः. दैट मीन्स वायु शरीर के तंत्र और यंत्र को धारण करता है. तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम एंड यंत्र मीन्स मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम. मतलब वात दोष रिस्पॉन्सिबल होता है टू कंट्रोल द नर्वस एंड मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम. दैट मीन्स नर्व इम्पल्सेस और जितने भी मस्क्यूलर मूवमेंट्स है वो सारी वात दोष के कारण होती है. वात दोष ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. देन नेक्स्ट इज प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा. सो हमने ये प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे कि वात के 5 प्रकार होते हैं. तो ये वही वात के 5 प्रकार हैं. यह 5 प्रकार के प्राण वायु के रूप में कार्य करता है. मतलब वात के जो 5 प्रकार है उनके अलग अलग फंक्शंस अलग अलग लोकेशन से जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे. और उनके फंक्शंस कुछ इस तरीके से रेस्पिरेशन, स्पीच, डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन. सो ये जितने भी फंक्शंस है इनमें मूवमेंट देने का काम ये वात का होता है. तो रेस्पिरेशन, स्पीच, डाइजेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन इन सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम, मूवमेंट देने का काम ये वात दोष का होता है. देन इस प्रवर्तक चेष्टा नाम मुच्च वचनम. मतलब ऊंचे नीचे सूक्ष्म महत्वपूर्ण सभी प्रकार की गतियों का प्रवर्तन करता है. इसका मतलब है कि वात इनिशिएट्स ऑल द मूवमेंट्स. बॉडी में जितने भी माइन्यूट से माइन्यूट या मेजर से मेजर मूवमेंट्स है, एक्शंस है, रिफ्लेक्स एक्शंस है या वॉलंटरी मूवमेंट्स है जो भी बॉडी में हो रहे हैं वो सारे रेगुलेट होते हैं थ्रू वात दोष. वात दोष ही इन सारी मूवमेंट्स को इनिशिएट करता है और रेगुलेट करता है. नेक्स्ट इज नियंता प्रणेता च मनसः. मन को नियंत्रित और प्रेरित करने वाला. दैट मीन्स माइंड के जितने भी फंक्शंस है उनको कंट्रोल करने वाला, माइंड को मोटिवेट करने वाला जो दोष है वो वात दोष है. मानसिक गति, विचार और निर्णय मतलब माइंड के मूवमेंट्स, डिसीजन मेकिंग पावर और थिंकिंग कैपेसिटी ये सारी चीजें वात के ऊपर डिपेंडेंट है. वात सब वायु सूक्ष्म गति पर निर्भर है. वायु की जो सूक्ष्म गति है, जो माइन्यूट गति है उसके ऊपर ही माइंड के फंक्शंस निर्भर करते हैं, जिसे हम न्यूरोट्रांसमिशन से भी समझ सकते हैं. उसके बाद आएगा सर्वे इंद्रियाणाम उद्योजक. मतलब सभी इंद्रियों को सक्रिय करने वाला, सारे जो सेंस ऑर्गन्स है उनको एक्टिव करने वाला जो कंपोनेंट है वो है वात दोष. जितने भी सेंसरी इनपुट और मोटर आउटपुट होते हैं वो वायु के माध्यम से ही होते हैं. जो सेंस ऑर्गन्स है ये सेंसरी इनपुट ब्रेन तक पहुंचाते हैं एंड ब्रेन जो मोटर आउटपुट देते हैं. ये जो पूरी प्रोसेस है ये वात दोष के कारण ही पॉसिबल होती है. वात दोष ही इस सारी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है. उसके बाद आएगा सर्वे इंद्रियाणाम अभिवोड़ा. सर्वे इंद्रियाणाम अभिवोड़ा मीन्स इंद्रिय द्वारा ग्रहण किए गए विषयों को वहन करने वाला. जो हमने अभी रिसेंटली देखा, ट्रांसमिट सेंसरी डेटा टू द ब्रेन. सेंस ऑर्गन सेंसरी डेटा इनपुट करते हैं, देन वात उस सेंसरी डेटा को ब्रेन तक पहुंचाता है एंड देन ब्रेन से मोटर आउटपुट को वापस से ट्रांसमिट करता है जिससे कि मोटर फंक्शंस ये हो पाते हैं. सो इस सारी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वात दोष. उसके बाद सर्व शरीर धातु व्यूहकर. मतलब सभी धातुओं की संरचना को व्यवस्थित करने वाला. मीन्स दैट विच रेगुलेट्स टिश्यू फॉर्मेशन. वायु ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को गति देता है. बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है उसे मूवमेंट देने का काम वायु दोष, वात दोष का है. और मेटाबॉलिक प्रोसेस से ही धातु का निर्माण होता है, धातु को पोषण मिलता है, मतलब टिश्यू फॉर्मेशन होता है, टिश्यू को नरिशमेंट मिलता है. सो ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल वात दोष है. इसलिए उसे सर्व शरीर धातु व्यूहकर कहा गया. मतलब सारे शरीर के धातु का वहन करने वाला, संरचना करने वाला और उन्हें पोषण देने वाला ये वात दोष. देन संधानकर शरीरस्य. मतलब शरीर के अंग प्रत्यंगों का जोड़, दैट मीन्स आर्टिक्यूलेशन बनाए रखना.
बॉडी के बोन्स का आर्टिकुलेशन बनाए रखने का काम, उस आर्टिकुलेशन को सपोर्ट करने का काम, मेंटेन करने का काम ये वात दोष का है। हमें पता है वात दोष सारी तरह की मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे ही जॉइंट्स में भी जो मूवमेंट होती है, जॉइंट्स को भी जो स्टेबिलिटी मिलती है, उस लिए भी वात दोष ही रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए उसे संधानकर कहा गया है, संधानकर शरीरस्य, मतलब बॉडी को आर्टिकुलेट करके रखने वाला, बॉडी को सपोर्ट देने वाली। उसके बाद आयुषो अणुवृत्ति प्रत्ययभूत भवत्य अकुपित, मतलब भवत्य अकुपित, इसका अर्थ ये है कि जब वायु अकुपित अवस्था में होता है, मतलब नॉर्मल स्टेट में होता है, संतुलित होता है, बैलेंस्ड होता है, उस समय वायु ही निरंतरता का मुख्य कारण है। मतलब उस समय वायु ही लाइफ को मेंटेन करता है, लाइफ स्पैन को मेंटेन करता है, जब वो नॉर्मल स्टेट में होता है, अपनी बैलेंस स्टेट में होता है। और अगर वायु में थोड़ा सा भी इम्बैलेंस आ गया, उसकी वृद्धि हो गई या फिर उसका क्षय हो गया, तब डिसीज कंडीशन ये डेवलप हो सकती है। सो इसलिए वायु को कहा गया है आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययभूत भवत्य अकुपित। अकुपित अवस्था में जब वो होता है तो वो लाइफ स्पैन को मेंटेन करता है, आयुष्य को मेंटेन करता है। देन प्रवर्तको वाचः, मतलब वाणी को प्रवृत्त करने वाला, जो स्पीच को इनिशिएट करता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने वात के प्रकार देखे थे, तो उसमें हमने देखा था दैट उदान वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ स्पीच, और स्पीच कंट्रोल के लिए उदान वायु ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो इनिशिएट स्पीच को जो इनिशिएट करता है वो वात दोष ही है। उदान वायु स्वर और स्पीच कंट्रोल के लिए आवश्यक होता है, उदान वायु से ही स्पीच ये कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद प्रकृति स्पर्श शब्दयोः श्रोत्र स्पर्श नयोर्मलम, वायु का स्वभाव शब्द और स्पर्श से है। हमने ये भी प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था दैट वायु के गुण शब्द और स्पर्श है। तो इसी गुण के कारण श्रोत्र व त्वक इंद्रियों का मल ये है, मतलब श्रोत्र और त्वक इंद्रिय मतलब स्किन, ईयर्स और स्किन के जो फंक्शंस है ये वात से ही रेगुलेट होते हैं, या वात ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो श्रोत्र मतलब हियरिंग कैपेसिटी, एंड त्वक इंद्रिय मींस सेंसरी फंक्शंस या टच सेंसेशन। सो हियरिंग कैपेसिटी और टच सेंसेशन जो आते हैं ये वात दोष के कारण ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वायु का स्वभाव ही है शब्द और स्पर्श। इन स्वभाव के कारण और इन गुणों के कारण हियरिंग और टच ये वायु के कार्य क्षेत्र में आता है और वायु के फंक्शंस में आता है। देन मूविंग ऑन, फिर आता है हर्ष उत्साह योनि, मतलब हर्ष और उत्साह का मूल, सोर्स ऑफ जॉय एंड एंथ्यूजियाज्म। जॉय और एंथ्यूजियाज्म के लिए भी वात दोष ही रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? बिकॉज वात दोष ये नर्वस स्टिम्युलेशन करता है, नर्वस स्टिम्युलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और डोपामाइन पाथवे ये वात के प्रभाव से ही सक्रिय होता है, वात के कारण ही नर्वस स्टिम्युलेशन होते हैं, और जॉय और एंथ्यूजियाज्म के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए कहा गया है हर्ष उत्साह, मतलब हर्ष और उत्साह के लिए ये योनि है। देन समीरणो अग्ने दोष संशोषण, मतलब समीरणो अग्नि, समीर मतलब ये वात का ही पर्याय होता है। तो वात ये अग्नि को प्रज्वलित करने का काम करता है, जिससे कि मेटाबॉलिक प्रोसेस अच्छे से हो जाती है, पाचन क्रिया अच्छे से हो जाती है। और दोष संशोषण, ऐसा हमें पता है कि वात का जो गुण है ये ड्राइनेस का है, तो दोष को ड्राई करने का काम या दोष को सुखाने का काम भी ये वात दोष का काम है। इसीलिए कहा गया है समीरणो अग्ने दोष संशोषण, that means that which ignites metabolism and drives excess of doshas. Then we have चेप्ता बहिर्मलाना, मतलब बाह्य मल को बाहर निकालने में सहायक है। बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सक्रीशन का काम जो होता है वो वात दोष से ही होता है। ये चीज भी हमने प्रीवियस लेक्चर वात के प्रकार में देख लिया था दैट एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल अपान वायु होता है। सो एक्सक्रीशन का काम भी वात दोष के कारण होता है। बाह्य मल कौन से होते हैं? पसीना, मल, मूत्र मीन्स स्वेट, फीसेस एंड यूरिन। सो इनके एक्सक्रीशन का काम भी वात का है, दैट विच एक्सपेल्स waste from the body. Then स्थूल अनु स्रोतसाम भेदता, मतलब स्थूल और सूक्ष्म स्रोतों का भेदन करने वाला, that which opens micro and macro channels.
सो इसका मतलब हम इससे समझ सकते हैं कि वात इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्क्यूलेशन एंड माइक्रो सर्क्यूलेशन। बॉडी में जितने भी सर्क्यूलेशन हो रहे हैं, माइक्रो सर्क्यूलेशन हो रहे हैं, ये सारे मूवमेंट्स, ये सारे सर्क्यूलेशन वात दोष के कारण ही हो रहे हैं। देन कर्ता गर्भा आकृति नाम, दिस इज द लास्ट फंक्शन जो श्लोक में आया है, दैट इज कर्ता गर्भा आकृति नाम, मतलब गर्भ को आकृति देने वाला। फीटल डेवलपमेंट के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो वात दोष है, क्योंकि हमें पता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीटल का डेवलपमेंट और ह्यूमन का डेवलपमेंट मिटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है इससे होता है। तो ये सेल डिवीजन की प्रोसेस वात दोष के कारण ही होती है। वात दोष ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस सेल डिवीजन, जिससे कि ह्यूमन का डेवलपमेंट एम्ब्रायोनिक लाइफ में होता है। हम लोगों ने 16 वात के फंक्शंस देख लिए, और इन सारे फंक्शंस से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स है, जो भी मूवमेंट्स है वो वात दोष के बिना नहीं हो सकती। सारी मूवमेंट्स के लिए वात दोष ही रिस्पॉन्सिबल है, वेदर इट बी मेटाबॉलिक मूवमेंट्स और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वेदर इट बी ब्रेन फंक्शंस, न्यूरोट्रांसमिशंस, ये सारी चीजें वात दोष के ऊपर ही निर्भर है। इसीलिए तीनों दोष में सबसे प्रधान ये वात दोष को कहा गया है, बिकॉज वात दोष के बिना पित्त दोष और कफ दोष या फिर धातु, ये वात दोष के बिना काम नहीं कर सकते। सबको काम करने के लिए वात दोष की जरूरत होती है, वात दोष ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ नेक्स्ट विल सी वात दोष वृद्धि लक्षण। वृद्धि मतलब जब वात दोष बॉडी में बढ़ गया हो, वात दोष इंक्रीज हो गया हो, तब बॉडी में कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं ये हम देखेंगे। श्लोक है कार्श कार्शोष्ण कामत्वम कंप अनाह शक्रुत ग्रहणम बल निद्र इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रम दीनता। इस श्लोक को तोड़ तोड़ के हम एक एक पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला आता है कार्श, मतलब शरीर का दुबलापन या मांस का क्षय, दैट मीन्स मसल वेस्टिंग या फैट लॉस। वात की वृद्धि हो जाने के कारण धातु का क्षय हो जाता है। वात जब बॉडी में बढ़ जाता है तो धातु का क्षय होता है, धातु कम हो जाता है, और विशेष करके स्पेशली मांस धातु और मेद धातु का क्षय हो जाता है, मतलब मसल्स और फैट लॉस होता है, मसल वेस्टिंग और फैट लॉस होता है, जिससे कि बॉडी का BMI, दैट मीन्स बॉडी मास इंडेक्स, ये कम हो जाता है। उस कारण से पेशेंट जो है वो पतला हो जाता है, पर्सन जो पतला हो जाता है, उसे ही कहा गया है कार्श। उसके बाद आता है उष्ण कामत्व। उष्ण कामत्व मतलब गर्म वस्तुएं, भोजन या वातावरण की इच्छा। इसे हाइपोथर्मिक कंडीशंस से भी देखा जा सकता है कि हमें पता है वात का जो गुण है वो शीत गुण है। तो जब वात बढ़ जाएगा तो बॉडी में शीत गुण भी बढ़ जाएगा, और जब बॉडी में शीत गुण बढ़ जाएगा तो उस पर्सन को गर्म चीजों की ज्यादा इच्छा होगी, गर्म चीजें खाने की, गर्म वातावरण में रहने की, गर्म कपड़े पहनने की, ये सारी इच्छाएं होती है। ये इसीलिए क्योंकि वात का शीत गुण बढ़ जाता है। उसी को कहा गया है उष्ण कामत्व, मतलब उष्ण चीजों को खाने की इच्छा, उष्ण कपड़े मतलब गर्म कपड़े पहनने की इच्छा, गर्म एनवायरनमेंट में रहने की इच्छा। देन कंप, कंप मतलब शरीर या अंगों में कंपन, दैट मीन्स ट्रेमर्स। तो ये पार्किंसंस डिसीज में जैसे ट्रेमर्स दिखते हैं, ये उससे भी कोरिलेट किया जा सकता है। न्यूरोपैथिक शेक्स जो होते हैं उससे भी कोरिलेट किया जा सकता है, या फिर हाइपोग्लाइसेमिक ट्रेमर से भी हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि वात में चंचल गुण भी होता है, मोबिलिटी जो गुण है, चंचलता, ये वात में प्रेजेंट होती है। तो जब वात का ये चंचल गुण और ये गतिशील गुण जब बढ़ जाता है तो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल गड़बड़ा जाता है। न्यूरोमस्कुलर जो कंट्रोल होता है उसमें जब गड़बड़ी आ जाती है तब ट्रेमर्स ये कंडीशन आ सकती है, उसे ही बोला गया है कंप। एंड उसके बाद है अनाह। अनाह मीन्स पेट में गैस का भरना या फिर फूलना। जब पेट में गैस एक्यूमुलेट हो जाती है, पेट ये फूल जाता है गैस के कारण, उसे अनाह कहते हैं, विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, या फिर इरिटेबल बोवल सिंड्रोम में भी ये अनाह ये सिम्टम्स देखा जाता है। ये क्यों होता है कि जब अपानवात, हमें पता है नीचे के रीजन में, लोगों एब्डोमिनल रीजन में अपान वायु प्रेजेंट होता है। अपानवात का विकार होने से, अपानवात जब इम्बैलेंस हो जाता है, अपान वायु बढ़ जाता है, तो गैस का संचय मतलब गैस एक्यूमुलेट हो जाता है इनटू दैट रीजन, जिससे कि गैस आगे पास ऑन नहीं हो पाता, वो वहीं पे रुक जाता है। उसी कंडीशन को बोला जाता है अनाह। देन शक्रुत ग्रह। शक्रुत ग्रह मीन्स
मल त्याग में कठिनाई या कब्ज, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में कब्ज बोला जाता है। शकृत ग्रह मीन्स कॉन्स्टिपेशन, जब फीसेस बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती है, एक्सक्रीट नहीं हो पाती है और कोलॉन में ही अटक के रह जाती है, तो उससे बोला जाता है कॉन्स्टिपेशन। ड्यू टू स्लो पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो हो जाने के कारण कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन आती है। और वात दोष के पॉइंट से अगर हम देखें तो वात दोष में ड्राइनेस ये गुण होता है। तो जब कोलॉन में ड्राइनेस बढ़ जाता है और मूवमेंट्स कम हो जाती है, वात दोष क्या कर लेता है, सारे वाटर कंटेंट को सोक कर लेता है, जिससे कि स्मूथनेस नहीं रहती और जो फीसेस है ये आगे इजीली मूव ऑन नहीं हो पाते, फीसेस भी ड्राई हो जाते हैं, कोलोन भी ड्राई हो जाता है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द वात दोष। तो उस समय में कॉन्स्टिपेशन ये कंडीशन डेवलप होती है, जिसे कहा गया है शकृत ग्रह। नेक्स्ट इज बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश, मतलब ताकत, नींद और इंद्रियों की क्षमता का ह्रास, ह्रास मतलब कम हो जाना। तो जब ताकत मतलब फटीग आ जाता है पर्सन को, नींद नहीं आती है मतलब इंसोम्निया हो जाता है, या इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करते, विजन इंपेयरमेंट हो जाता है या हियरिंग इंपेयरमेंट हो जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश। ये भी कंडीशन वात दोष के वृद्धि के कारण ही होती है, क्योंकि वात दोष जब बढ़ जाता है तो सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस में डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, धातु पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है और उस कारण से जो ब्रेन के फंक्शंस है ये भी प्रॉपरली हो नहीं पाते है, जिस कारण से बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश ये कंडीशन डेवलप होती है। उसके बाद प्रलाप, प्रलाप मीन्स असंबंध वचन या उलझा हुआ बोलना, मतलब जब इंसान कुछ भी बोलने लगता है और कंटिन्यू बोलने लगता है उसे कहा जाता है प्रलाप, उस कंडीशन को प्रलाप कहा जाता है। ये भी वायु के बढ़ जाने के कारण ही होता है। इसे हम कोरिलेट कर सकते हैं विद डेलिरियम की कंडीशन के साथ, या इनकोहेरेंट स्पीच इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं तभी भी पेशेंट इनकोहेरेंट मतलब कुछ भी बोलने लगता है, उसे प्रलाप कहा जाता है। उसके बाद भ्रम, भ्रम मतलब चक्कर आना, विच वी कैन से वर्टिगो या फिर लाइट हेडेडनेस, ये भी वात दोष की वृद्धि के कारण ही होता है। जब धातु पोषण नहीं हो पाता है, शिरोवा स्रोत जब दुष्ट हो जाते हैं उस समय भ्रम ये लक्षण दिखाई देता है। उसके बाद आता है दीनता, दीनता मीन्स शरीर और मन की दुर्बलता, मतलब बॉडी के साथ साथ माइंड भी दुर्बल हो जाता है, माइंड भी वीक हो जाता है, जिसे आलस्य भी बोला जा सकता है। और मॉडर्न कोरिलेशन में अगर हम देखें तो क्रोनिक फटीग या लिथार्जी की कंडीशन से हम इसे समझ सकते हैं। सो वात की वृद्धि हुई है, धातु का पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से मांसपेशी मतलब वॉलेंटरी मूवमेंट्स भी प्रॉपरली नहीं हो पा रही, क्योंकि धातु पोषण नहीं हो रहा है, बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है, इससे सारी एक्टिविटीज कम हो जाती है, बॉडी के साथ साथ माइंड की भी एक्टिविटीज ये कम हो जाती है या दुर्बल हो जाती है, उसे कहा जाता है दीनता। दिस वॉज ऑल अबाउट वात वृद्धि लक्षण, ये सारे ये लक्षण थे जो वात के वृद्ध हो जाने के बाद आते हैं। अभी हम देखेंगे वात क्षय लक्षण, मतलब वात का जब क्षय हो जाता है, वात दोष जब बॉडी में कम हो जाता है तब कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। सो श्लोक आया है, लिंग क्षीणे अनिले अंगस्य साद अल्पभाषिते हितम संज्ञा मोहस्तथा श्लेष्म वृद्धि उक्तामय। इस श्लोक को भी हम वन बाय वन देखेंगे, वन बाय वन सारे लक्षण देखेंगे। सबसे पहले आता है लिंग क्षीणे अनिले, मतलब अनिल मतलब वात, अनिल भी ये वात का ही पर्याय है। तो जब वात ये असंतुलन से लिंग का क्षय या क्षीणता करता है तो उसे लिंग क्षीणे अनिले कहा जाता है। लिंग मतलब यौन अंग, मतलब जेनाइटल ऑर्गन से जेनाइटल रीजन्स। तो जब वात कम हो जाता है तो ये जेनाइटल रीजन से जेनाइटल ऑर्गन्स में भी डिसफंक्शंस आ जाती है, क्योंकि वात ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रजनन के लिए, प्रजनन मूवमेंट्स के लिए, और जितने भी सेमिनल फ्लूइड्स को बाहर निकालना या स्पर्म के मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वात। और जब वात का क्षय हो जाता है तो ये सारी मूवमेंट्स भी स्लो डाउन हो जाती है, जिस कारण से इरेक्टाइल डिसफंक्शंस या लिबिडो की कंडीशन डेवलप हो सकती है, उसी को कहा गया है लिंग क्षीणे अनिले। उसके बाद आता है अंगस्य साध, अंगस्य साध मतलब अंग में स्तुति, क्षय या पोषण का घाट, मतलब बहुत ही वीक हो जाता है इंसान और मांसपेशियां कम हो जाती है, पोषण कम हो जाता है बॉडी में। ये भी वात दोष के रुक्षता के कारण, वात दोष में जो रुक्ष गुण है उसके कारण ये कंडीशन डेवलप होती है। अवयव का कमजोर हो जाना, अवयव कमजोर हो जाते हैं क्योंकि धातु का पोषण नहीं हो रहा है, वात दोष रुक्ष हो चुका है, उस कारण से
ये सारी जो क्रिया है ये बाधित हो जाती है, जिसे हम वेस्टिंग या कैचेक्सिया इस कंडीशन से भी समझ सकते हैं। उसके बाद अल्पभाषिते हितम। सो वात वृद्धि में हमने प्रलाप का लक्षण देखा था, मतलब जब इंसान बहुत ज्यादा बोलने लगता है। बट वात दोष के क्षय में एक लक्षण आता है अल्पभाषिते हितम, मतलब बोलने में कमी, इंसान कम बोलता है या जो भी बोलता है वो बहुत धीरे बोलता है, अल्पवाणी या मंदवाणी, ये कंडीशंस आ जाती है। इसे अगर मॉडर्न कोरिलेशन के साथ देखें तो हम डिसआर्थ्रिया की कंडीशन को समझ सकते हैं। डिसआर्थ्रिया मतलब मसल्स, स्पीच प्रोडक्शन में जो मसल्स इन्वॉल्व होती है उन मसल्स का वीक हो जाना या उन मसल्स का पैरालाइज्ड हो जाना। इस डिसआर्थ्रिया की कंडीशन में भी इंसान ठीक से बोल नहीं पाता है। नेक्स्ट इज हाइपोफोनिया। हाइपोफोनिया मतलब इंसान की वॉइस में वॉल्यूम या लाउडनेस कम हो जाना, डिक्रीज इन द वॉल्यूम एंड लाउडनेस ऑफ वंस वॉइस, उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोफोनिया। इसके कारण से भी वो जो बोल रहा है वो ठीक से सुनाई नहीं देगा, मंद वाणी जिसे हम कहेंगे। देन अफेजिया। अफेजिया की कंडीशन वो होती है, ये भी अफेजिया इज ऑल्सो लैंग्वेज डिसऑर्डर, जो कि अ पर्सन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट, पर्सन की कम्युनिकेट करने की एबिलिटी को अफेक्ट करती है ये कंडीशन। सो डिसआर्थ्रिया, हाइपोफोनिया और अफेजिया, इन तीनों कंडीशन को हम अल्पभाषिते हितम इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज संज्ञा मोहस्तता। संज्ञा मोहस्तता मतलब संज्ञा मतलब चेतना, तो चेतना में कमी, मूर्छा या मोह, ये कंडीशन जब आती है, मतलब कॉन्शियसनेस में जब इंसान का कॉन्शियसनेस जब डिस्टर्ब हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है या सेमी कॉन्शियस रहता है, ये जो कंडीशंस आती है इस कंडीशन को बोला जाता है संज्ञा मोहस्तता। मीन्स सिंकोप, डेलिरियम या मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी। सिंकोप मतलब वो कंडीशन होती है जब इंसान गेट्स टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू फॉल इन बीपी। बीपी कम हो जाने के कारण पर्सन टेम्पररी अनकॉन्शियस हो जाता है, एकदम से गिर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, उसे सिंकॉप कहा जाता है। इसे भी हम संज्ञा मोहस्तता ये कंडीशन से कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद डेलिरियम एंड मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी। मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी मीन्स इट इज अ ब्रेन डिसफंक्शन विच रिजल्ट्स इन मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। ब्रेन ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस प्रॉपरली हो नहीं पाती, जिस कारण से टिश्यू का नरिशमेंट, टिश्यू का डेवलपमेंट हो नहीं पाता है। इस कारण से कई सारे ऑर्गन में भी डिसफंक्शंस देखने को मिलते हैं, उसे कहा जाता है मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी। ये कंडीशन आ जाएगी संज्ञा मोहस्तता इस कैटेगरी में। उसके बाद श्लेष्म वृद्धि उक्तामय, इट मीन्स वात जब श्लेष्म मतलब कफ, सो वात जब कफ वृद्धि के साथ साथ उक्तामय, आमय मीन्स आम, तो जब वात बड़े हुए कफ और आम के साथ मिलके कंडीशन जब क्रिएट करता है उसे कहा जाता है श्लेष्म वृद्धि उक्तामय। आम मीन्स क्या है? आम मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड जिसका काफी दिनों तक या काफी देर तक डाइजेशन नहीं हुआ है, और वो वैसे ही आमाशय में स्टेसिस है, जिसका डाइजेशन नहीं हो पा रहा है और वो आगे भी बढ़ नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है आम, उस अनडाइजेस्टेड फूड को कहा जाता है आम। और जब यही बात श्लेष्म मतलब कफ और आम मतलब वृद्धि, बड़े हुए कफ और आम के साथ जब कंडीशंस क्रिएट करता है उसे कहा जाता है श्लेष्म वृद्धि उक्तामय। तो बात कम हो जाने के कारण कफ और आम उसके साथ मिलके मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। उसके बाद आ जाएगा अग्निवैषम्य। अग्निवैषम्य मीन्स अग्नि का विषम हो जाना, मतलब डाइजेशन अच्छे से नहीं होना, पाचन क्रिया अच्छे से नहीं होना, जिस कारण से पाचन विकार उत्पन्न होते हैं। अगेन मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। सो हमें पता है वात इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस को मूवमेंट देने का काम वात दोष का है। तो जब वात दोष डिस्टर्ब हो जाता है तो ऑब्वियसली ये सारे फंक्शंस भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो उसी को बोला गया है अग्निवैषम्य। So that's all for today's lecture. I hope you like the lecture. Please let me know in the comment section, do you like it or not? In the next lecture, we'll see and we'll learn about the new concept. Until then, keep reading and don't forget to subscribe, like and share with your fellow learners. Thank you for watching this video.